तो खबर की खबर यह कि क्या पाकिस्तान के खात्मे का वक्त आ गया? क्या मरने से पहले पाकिस्तान फड़फड़ा रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के खिलाफ अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं। भारत पर हमले के लिए उसका क्या है नया प्लान? देखिए पाकिस्तान से आई चेतावनी वाली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इमरान का ऑर्डर, आतंकी बन रहे सुसाइड बॉम्बर। बाजवा बटन दबाएगा, हिंदुस्तान में धमाका होगा। एलओसी के पास पाकिस्तान की बड़ी साजिश। बालाकोट हमले के बाद भी नहीं सुधरा पाकिस्तान। पुलवामा आतंकी हमले के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में घुसकर सबक सिखाया। 26 फरवरी की रात भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के सबसे बड़े आतंकी अड्डे पर बम बरसा दिए। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के टेरर कैंप को नेस्तनाबूद कर दिया और ये सबूत भारत के उसी पराक्रम के हैं। लेकिन पाकिस्तान है कि सुधरता नहीं। आतंकवाद से पाकिस्तान का नाता टूटता नहीं। मसूद अजहर के जिस हेडक्वार्टर को भारत ने एयर स्ट्राइक कर ध्वस्त किया था, वहां अब आतंकियों की हलचल देखी जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के 40 से 50 आतंकवादी ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये सभी आत्मघाती हमलावर हैं, यानी कि सुसाइड बॉम्बर। उन आतंकियों को कश्मीर और अफगानिस्तान में हमले करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि ट्रेंड आतंकियों की एक टुकड़ी को बालाकोट से कश्मीर की तरफ रवाना किया गया है। उन्हें सुरक्षा बलों पर हमला करने का टारगेट दिया गया है। वहीं आतंकी ट्रेनिंग कैंप पर टेक्निकल सर्वेलेंस के जरिए सुरक्षा एजेंसियां नजर रख रही हैं। इसी साल फरवरी में भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक के बाद से बालाकोट आतंकी कैंप बंद था। हालांकि पाकिस्तान बार बार ऐसे हमले को नकारता रहा, लेकिन उसकी सच्चाई तभी उजागर हो गई जब उसने विदेशी मीडिया को वहां जाने से रोक दिया था। वहीं भारत ने एयर स्ट्राइक के वीडियो तक जारी कर दिए हैं। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद करीब 6 महीने तक जैश-ए-मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप बंद रहा, जो अब फिर से खोल दिया गया है। These numbers keep fluctuating, but I would say yes, there are at least 500 people who are waiting to infiltrate. That is the minimum number I would say. गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 300 आतंकी बॉर्डर पर घुसपैठ को तैयार हैं, जिन्हें सीमा पार भेजने के लिए पाकिस्तान लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। भारतीय सीमा में गोले बरसा रहा है। 13 अक्टूबर को बारामूला जिले के उरी सेक्टर में एलओसी पर पाकिस्तान ने गोले बरसाए, जिसमें एक भारतीय जवान शहीद हो गया। दरअसल धारा 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कमजोर पड़ रहा है। जिस जम्मू कश्मीर में मेड इन पाकिस्तान नाम के आतंक की बड़ी खेप आती थी, वहां अब टेरर ट्रेड बंद होने की कगार पर है। बौखलाया पाकिस्तान कश्मीर के नाम पर दुनिया भर के आगे हाथ फैलाता घूम रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि पाकिस्तान इसकी आड़ में जम्मू कश्मीर में बड़े तौर पर आतंकियों को घुसपैठ करवाना चाहता है। पाकिस्तान की सरकार, सेना और आतंकी सरगना सबके सब घुसपैठ वाले एजेंडे पर लगे रहते हैं। लेकिन अब अगर कश्मीर में आतंकी घुसने की कोशिश करते हैं तो भारतीय सेना उनकी लाशें बिछा देगी। अगर कश्मीर में आतंकी घुस भी जाएं तो उनका बचना नामुमकिन है। और अब अगर पाकिस्तान ने भारत में आतंकी हमले करवाए तो उसका अंजाम होगा खंड खंड पाकिस्तान। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अजीब मुल्क है पाकिस्तान। न सिर्फ अपने युवाओं को आतंकी बना रहा है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में भारत के खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा है। दुनिया भर में कश्मीर के नाम पर दुत्कार खाने के बावजूद इमरान ने अपने मुल्क के बच्चों को नफरत और दहशतगर्दी की आग में झोंक दिया है। ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे। इतना मजा आएगा जब हम रेली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे। सुन लो आरएसएस की दहशतगर्दों, अब हर मुसलमान की शहादत का बदला लेंगे, क्योंकि अब हिंद बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में बच्चों को कैसी शिक्षा? फतह के बाद 2020 की छुट्टियों में मैं शिमला जाऊंगी। पाक के स्कूल में नफरत का चैप्टर। हम जब आएंगे ना तो पूरे मुल्क में बाथरूम बना के देंगे।
पाकिस्तान में बच्चों को घृणा का पाठ। इंडियन आर्मी को हम गन्या साफ करने में लगा देंगे और मैं अब्बू से कहूंगी कि गोवा के साइड पर एक बड़ा सा घर ले लें। पाकिस्तान में आतंकी बच्चा आर्मी। मुझे हिंदी जबान लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू चलेगी। हाँ, सुना आपने, ये पाकिस्तान के वो बच्चे हैं जिनके जेहन में नफरत भरी गई है। पाकिस्तान अपने बच्चों की भले ही इज्जत ना करता हो, लेकिन भारत के दिल में वसुधैव कुटुंबकम बसता है। इसलिए हमने नफरत की जुबान वाले बच्चों का भी चेहरा धुंधला कर दिया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने इन बच्चों का ब्रेन वॉश किया है। स्कूल में जाकर क्लास ली है, बच्चों को घृणा का चैप्टर रटवाया है। इंडियन आर्मी को हम गन्या साफ करने में लगा देंगे और मैं अब्बू से कहूंगी कि गोवा के साइड पर एक बड़ा सा घर ले लें। पाकिस्तानी सेना ने इन बच्चों को भारत के खिलाफ भड़काया है। इन्हें हिंदी और हिंदुस्तान से नफरत के लिए तैयार किया गया है। मुझे हिंदी जबान लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू चलेगी। हाँ, इन बच्चों को ये रटाया गया है कि ऐसा क्या बोलोगे जिससे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भड़केंगे लोग। ऐसा क्या कहोगे जिससे हिंदू भावना उबाल मारेगी। कितना मजा आएगा जब हम रेली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे। इन बच्चों के दिमाग में ये भरा गया है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग होगी और उस युद्ध में पाकिस्तान ही जीतेगा। ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे। फतह के बाद 2020 की छुट्टियों में मैं शिमला जाऊंगी। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से पाकिस्तान के राजनेता अनाप शनाप बोल रहे हैं, हिंदुस्तान को युद्ध की धमकी दे रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक है क्योंकि सबको पाकिस्तान की औकात पता है, लेकिन इन बच्चों का क्या कसूर जिन्हें विज्ञान पढ़ाकर महान बनाने और महापुरुषों के बारे में बताकर चरित्रवान बनने की उम्र में पाकिस्तान घृणा का पाठ पढ़ा रहा है। सुन लो RSS की दहशतगर्दों, अब हर मुसलमान की शहादत का बदला लेंगे क्योंकि अब हिंद बनेगा पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म होने के बाद से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को दिन रात कश्मीर के सपने आते हैं। उनकी सरकार का एकमात्र एजेंडा है कश्मीर, वही कश्मीर जिससे पाकिस्तान का कोई नाता नहीं, लेकिन देश से लेकर विदेश तक हर मंच पर वो कश्मीर पर हाय तौबा मचाते हैं। लेकिन कहीं भी प्रोपगंडा नहीं चला तो पाकिस्तान की बच्चा आर्मी को आगे कर दिया। इस वीडियो में बच्चे पूरे भारत पर पाकिस्तान के कब्जे की बात कर रहे हैं। हम जब आएंगे ना तो पूरे मुल्क में बाथरूम बना के देंगे। सुन लो RSS की दहशतगर्दों, अब हर मुसलमान की शहादत का बदला लेंगे क्योंकि अब हिंद बनेगा पाकिस्तान। 45 सेकंड का ये वीडियो इस्लामी जमीयत तलबा नाम के संगठन ने बनाया, जो पाकिस्तान का एक बड़ा छात्र संगठन है। वीडियो के आखिर में लिखा है, आजादी ये कश्मीर कन्वेंशन के नाम से छात्रों की बड़ी रैली 12 अक्टूबर को होगी। रैली की इस वीडियो में जगह का जिक्र भी है, हकीम सईद ग्राउंड, यूनिवर्सिटी रोड, खीर। मतलब इस्लामी जमीयत तलबा नाम का छात्र संगठन हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए पाकिस्तान में रैलियां करता है। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को नफरत की आग में झोंकता है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा भी भारत के खिलाफ एजेंडे में ही लगा है। जबकि दूसरी तरफ हिंदुस्तान है, जहां बच्चों को महावीर और बुद्ध की जीवनी पढ़ाई जाती है और अबुल कलाम से सीखने की शिक्षा दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान की अकल में ये सब कहां आने वाला, क्योंकि जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष युद्ध की बातें करे, उन्माद फैलाने की बातें करे, वहां के बच्चे क्या सीखेंगे। ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे। इतना मजा आएगा जब हम रेली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे। सुन लो RSS की दहशतगर्दों, अब हर मुसलमान की शहादत का बदला लेंगे क्योंकि अब हिंद बनेगा पाकिस्तान। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हिंदुस्तान में पाकिस्तान की बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। बौखलाए पाकिस्तान ने भारत में आतंकियों की घुसपैठ के लिए नया रास्ता अख्तियार किया है। उस रास्ते से भारत के अंदर 125 आतंकी दाखिल भी हो चुके हैं और अब वो सभी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर हैं। बौखलाए पाकिस्तान ने बांग्लादेश से भेजे आतंकी। हिंदुस्तान में सबसे नई आतंकी साजिश का पर्दाफाश। बांग्लादेशी आतंकियों की रॉकेट टेस्टिंग पर बड़ा खुलासा।
देश को दहलाने वाले 125 दहशतगर्दों की हिट लिस्ट तैयार। भारत को दहलाने के लिए पाकिस्तान के आतंकी तड़प रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरहद पर हिंदुस्तान की सेना का कड़ा पहरा है। इसीलिए पाकिस्तान ने आतंक के लिए नया रास्ता चुना है, वो रास्ता जो बांग्लादेश से होकर भारत आता है। मतलब पाकिस्तान ने वाया बांग्लादेश हिंदुस्तान में आतंकियों की घुसपैठ कराने की साजिश रची है, लेकिन पाकिस्तान की साजिश का अब पर्दाफाश हो गया है। ये खुलासा सन्न कर देने वाला है। अब तक पड़ोसी देश पाकिस्तान के दहशतगर्द संगठन भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देते आए हैं, मगर अब बांग्लादेश के रास्ते भारत के कई शहरों को दहलाने की साजिश का खुलासा हुआ है। आतंक के 125 चेहरों की तलाश में हैं भारतीय सुरक्षा एजेंसियां। ये 125 आतंक के वो चेहरे हैं जिनकी पहचान सिर्फ इतनी है कि वो बांग्लादेशी हैं। हो सकता है कि वो आपके आसपास हो सकता है आपने उन्हें देखा हो। वो कई राज्यों में फैले हुए हैं और हिंदुस्तान में अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में आतंक की इस नई फसल के पैदा होने का खुलासा किया है राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के DG YC मोदी ने। पिछले कुछ समय से असम, झारखंड एवं उड़ीसा में पिछले कुछ समय से जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश की गतिविधियों में काफी बढ़ोतरी हुई है तथा इन सभी राज्यों में पुलिस द्वारा अलग अलग प्रकरणों की विवेचना की जा रही है। NIA के मुताबिक भारत में आतंकवादी हमले को अंजाम देने की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। इस टेरर प्लान के तार सीधे बांग्लादेश प्रवासियों के साथ जुड़े हैं और इस नापाक मंसूबे का मास्टरमाइंड है बांग्लादेश का आतंकी संगठन जमातुल मुजाहिदीन यानी JMB। JMB से जुड़े संदिग्ध बांग्लादेशी प्रवासियों की आड़ में देश के कई राज्यों में अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। ये राज्य हैं झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल। बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स की आड़ में JMB द्वारा उपरोक्त राज्यों के अतिरिक्त देश के अन्य राज्यों जैसे बिहार, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र इत्यादि में भी अपनी गतिविधियों का विस्तार किया है। NIA द्वारा JMB से जुड़े हुए 125 संदिग्ध अभियुक्तों की लिस्ट सभी संबंधित एजेंसियों को सर्कुलेट की गई है। आतंकी संगठन JMB ने बेंगलुरु में कई ठिकाने बना लिए हैं। अब इस आतंकवादी संगठन का मिशन दक्षिण भारत में पैर पसारना है। NIA की तरफ से किए गए खुलासे के मुताबिक 2014 से 2018 के बीच JMB ने बेंगलुरु में 20 से 22 ठिकाने स्थापित किए और दक्षिण भारत में अपने पैर पसारने की कोशिश की। इतना ही नहीं, JMB ने कर्नाटक सीमा के पास कृष्णागिरी हिल्स में रॉकेट लॉन्चर्स का परीक्षण भी किया है। यानी आतंकवादी बांग्लादेशी प्रवासी भी हो सकते हैं। इनकी शिनाख्त करना आसान नहीं होगा। हालांकि NIA को बांग्लादेश के इस आतंकी संगठन के बारे में पहला सुराग 2014 में मिला था। तब अक्टूबर में पश्चिम बंगाल के बर्धमान ब्लास्ट केस में JMB से संबंधित पहला केस भारत में दर्ज किया गया था। वर्धमान केस की तफ्तीश के दौरान खुलासा हुआ है कि JMB के आतंकी 2007 से ही बांग्लादेश से भारत आ रहे थे। अब NIA ने उन्हीं 125 संदिग्धों की लिस्ट संबंधित राज्यों के साथ साझा की है। जांच में खुलासा हुआ था कि बर्धमान ब्लास्ट के तार बांग्लादेश से जुड़े थे। इसी केस का खुलासा होने के बाद आतंकी संगठन JMB की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो गया। दरअसल बांग्लादेशी आतंकी संगठन JMB की प्लानिंग भारत। जांच में खुलासा हुआ था कि बर्धमान ब्लास्ट के तार बांग्लादेश से जुड़े थे। इसी केस का खुलासा होने के बाद आतंकी संगठन JMB की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो गया। दरअसल बांग्लादेशी आतंकी संगठन JMB की प्लानिंग भारत में जमात मुजाहिदीन इंडिया की स्थापना करना था। पहले पूरे दक्षिण भारत में और फिर देश में इसका विस्तार किया गया, लेकिन 2014 में वर्धमान केस में आतंकियों के पकड़े जाने से योजना पर काम आगे नहीं बढ़ सका। Everybody knows that Pakistan is supporting terrorism, Pakistan is financing terrorism, but the point is that in these forums it is the evidence that. अब NIA के खुलासे ने एक बार फिर से देश को अलर्ट कर दिया है। ये पहली बार है जब देश के भीतर इतनी बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। इस आतंकी संगठन को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और वहां के आतंकी संगठन मदद कर रहे हैं, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों को पाकिस्तान की साजिश का पूरा रोड मैप मिल गया है और अब उन्हें चुन चुन कर खत्म करने की बारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। शूट एट साइट यानी देखते ही गोली मार दो। पाकिस्तान की आसमानी साजिश का अंत करने के लिए सीमा सुरक्षा बलों को शूट एट साइट का ऑर्डर मिला है।
अब अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई ड्रोन हिंदुस्तान में दाखिल होगा तो वो हवा में खाक कर दिया जाएगा। उड़ते पाकिस्तान के अंत के संदर्भ में हमारी स्पेशल रिपोर्ट। लेकिन बीते कुछ दिनों से पाकिस्तान ने घुसपैठ के लिए एक नया जरिया चुना है। वो जरिया है मेड इन चाइना ड्रोन। पिछले कुछ समय से चीन में बने ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल हो रहे हैं। इन ड्रोन के हैंडलर पाकिस्तान में बैठकर ड्रोन को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान में बैठकर दहशतगर्द हिंदुस्तान की सीमा के ऊपर निगरानी रखने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए पाकिस्तान की आसमानी साजिश सरदर्द बन गई थी, लेकिन अब पाकिस्तान की साजिश को भी नेस्तनाबूद करने का फैसला कर लिया गया है। पाकिस्तान की आसमानी साजिश को खाक करने के लिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को आदेश मिल चुका है, यानी कि अगर पाकिस्तान का ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय सीमा या एलओसी के इलाके में दिखा तो उसे देखते ही खाक कर दिया जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तानी ड्रोन कई बार भारतीय इलाकों में दाखिल हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत के लिए लगातार चुनौती बन रहे पाकिस्तानी ड्रोन अब आएंगे तो हवा में मार गिराए जाएंगे। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को इसके लिए विशेष अधिकार दिए गए। केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों को सीमा पर दिखने वाले ड्रोन को मार गिराने की छूट दे दी गई है। सूत्रों के मुताबिक 1000 फीट या उससे कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन्स को मार गिराने का आदेश है, लेकिन उससे ऊंची फीट पर उड़ने वाले ड्रोन्स पर कार्रवाई करने से पहले अनुमति लेने की जरूरत है, क्योंकि ये विमान भी हो सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि बीएसएफ के जवान कई बार सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन को उड़ते देख चुके हैं। कई बार पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय हवाई क्षेत्र में घुसपैठ भी कर जाते हैं और चौकसी देख वापस चले जाते हैं। हाल ही में पाकिस्तानी सेना की मदद से आतंकी संगठनों के ड्रोन के जरिए पंजाब में हथियारों और ड्रग्स की सप्लाई करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद भारतीय सुरक्षा बलों को सीमा पर पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराने की मंजूरी मिली है। इसके अलावा पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ रोकने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम को खरीदने की तैयारी भी हो चुकी है, यानी कि पाकिस्तान के ड्रोन की एंट्री होते ही भारत की तरफ से उसे मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी भी की जा रही है। इसी मामले को लेकर इस महीने बीएसएफ की मीटिंग भी हो चुकी है और इसी को खरीदने के लिए टेंडरिंग भी हो गई है। कमर्शियल ड्रोन्स की कोई परवाह नहीं है, पर इन ड्रोन्स की ये प्रॉब्लम है कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस को धोखा देके पेड़ों के पीछे से होते हुए नेप ऑफ द अर्थ करके, मतलब जमीनी धरातल के कॉन्टूर्स के साथ फ्लाई करते हुए ये अपने काम को अंजाम देते हैं और ये आ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगातार हो रही पाकिस्तानी घुसपैठ की चुनौतियों को देखते हुए बीएसएफ का मानना है कि उसे किसी भी ड्रोन को ट्रैक करने की क्षमता वाला सिस्टम चाहिए। बीएसएफ के मुताबिक उसे 10 किलोमीटर रडार में किसी भी ड्रोन को ट्रैक करने की क्षमता वाला एंट्री ड्रोन सिस्टम चाहिए, जो 360 डिग्री तक काम कर सके और दिन रात नजर रख सके। फिलहाल बीएसएफ की तैयारियों को देखते हुए लगता है कि अब पाकिस्तान की आसमानी साजिश का तोड़ खोज लिया गया है। अब शायद ही ड्रोन के जरिए पाकिस्तान हिंदुस्तान में घुसने की जुर्रत कर पाएगा, और अगर ड्रोन आएगा तो मारा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
अयोध्या में राम मंदिर को लेकर दिल्ली से अयोध्या तक सरगर्मी बढ़ गई है। वैसे तो सुनवाई की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है, लेकिन चीफ जस्टिस ने इशारा किया कि सुनवाई पहले भी खत्म हो सकती है। उधर हिंदू पक्ष ने कहा है कि फैसला पक्ष में आया तो देश के 400 और मंदिरों पर दावा किया जाएगा जिन्हें तोड़ा गया है। राम मंदिर की सुनवाई का आखिरी अध्याय। चार 400 और मस्जिदों पर हिंदू पक्ष करेगा दावा। 2019 में मंदिर से होगा श्री राम का राज तिलक। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में 38वें दिन की सुनवाई पूरी हो गई और अब बस कुछ ही दिनों का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन और हिंदू पक्ष के वकील वैद्यनाथन की ओर से लिखित दलीलें पेश की गई। राजीव धवन ने कहा कि गुंबद के नीचे राम जन्म होने के श्रद्धालुओं के फूल चढ़ाने का दावा सिद्ध नहीं हुआ है, वहां तो जबरन लोग घुस गए थे। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि राम जन्मभूमि न्यास का गठन इसलिए किया गया ताकि मस्जिद को गिराया जा सके। मुस्लिम पक्ष के मुताबिक हिंदू पक्ष के पास इस बात के सबूत नहीं है कि भगवान राम का जन्म उसी अहाते में हुआ था। हमारा कहना यह है कि औरंगजेब एक आक्रांता था और जो बाबर ने 1528 में किया, औरंगजेब ने उसी को रिपीट किया है। और औरंगजेब और बाबर ने जो अपनी तलवार से किया, आज इंडिपेंडेंट इंडिया में सुप्रीम कोर्ट उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई करे। ये केस हिंदुओं का सुप्रीम कोर्ट के सामने रेस्टोरेशन का है। हम चाहते हैं जो 6 दिसंबर 1992 को वहां पे बाबरी विध्वंस हुआ था, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट टाइम को पीछे ले जाए और 1528 में जो बाबर ने वहां पे हिंदू मंदिर को डिमोलिश किया था, वो स्थिति रेस्टोर होनी चाहिए। ये हमारा केस है सुप्रीम कोर्ट। हिंदू पक्ष का कहना था कि जन्म स्थान अपने आप में न्यायिक व्यक्ति होता है, इसीलिए उस जगह को श्रीराम का जन्म स्थान ही माना जाना चाहिए। इसीलिए अब हिंदू महासभा ने कहा है कि इस पर फैसला आते ही देश में 400 मस्जिदों पर दावा किया जाएगा। ये बिल्कुल अगर आज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट अगर ये कैटेगोरिकल फाइंडिंग देती है कि इतिहास में जहां कहीं भी हिंदू मंदिर रहा हो और उसको डिमोलिश करके अगर आक्रांता पीरियड में, स्लेव काल में, गुलामी काल में कोई भी मस्जिद का निर्माण किया गया हो, उसको रेस्टोर किया जा सकता है, तो उन 400 मस्जिदों पे भी हम केस करेंगे। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने मुस्लिम पक्ष से कहा है कि वो 14 अक्टूबर तक अपनी दलीलें पूरी करें और नवम्बर तक फैसला आना है, जिसका इंतजार देश के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब अयोध्या में श्री राम की वापसी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। प्रफुल्ल, फैसले से पहले शुरू हो गया अयोध्या का असली क्लाइमैक्स। मुस्लिम पक्ष के वकील ने संविधान पीठ पर ही उठा दिया सवाल। मैंने नोटिस किया है कि सुनवाई के दौरान बेंच के सारे प्रश्न मुस्लिम पक्ष से ही पूछे जा रहे हैं, हिंदू पक्ष से कोई सवाल नहीं किया गया। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं बेंच के सभी सवालों का जवाब दूं, पर सभी प्रश्न मुस्लिम पक्ष से ही क्यों पूछे जा रहे हैं? मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने संविधान पीठ पर ही सवाल उठाते हुए ये बात कही, तो हिंदू पक्ष के वकील CS वैद्यनाथन ने इस पर आपत्ति जाहिर की। ये गलत है, ये बेबुनियाद बात है। इस तरह संविधान पीठ की निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। अब आपको वो वजह बताते हैं जिसके बाद राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट पर सारे सवाल सिर्फ मुस्लिम पक्ष से ही पूछने का बड़ा आरोप लगा दिया। दरअसल राजीव धवन ने कोर्ट में कहा, विवादित इमारत पर हमेशा से मुस्लिम समुदाय का ही पूरा कब्जा रहा है। हमारी मांग है कि 5 दिसंबर 1992 में जैसा ढांचा था वैसी ही हालत में मस्जिद सौंपी जाए। इस पर कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के वकील से पूछा, जब बाहरी हिस्से में हिंदू राम चबूतरा, सीता रसोई बनाकर पूजा किया करते थे, तो फिर हमेशा से पूरा कब्जा आपका कैसे हुआ? इस पर राजीव धवन ने कहा, सारे सवाल हमसे ही पूछे जा रहे हैं और दूसरे पक्ष से अदालत सवाल नहीं करती। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोर्ट में ऐसी टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए थी।
ये टिप्पणी अवांछित है। संविधान पीठ अब जल्दी से जल्दी इस मामले पर फैसला देना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों के लिए 17 अक्टूबर तक बहस पूरी करने की डेडलाइन दी है। तय समय सीमा के तहत आज मुस्लिम पक्ष को अपनी दलीलें खत्म करनी थी, लेकिन मुस्लिम पक्षकारों के वकील राजीव धवन ने केस की सुनवाई के दौरान कहा, मुझे जवाब देने के लिए टाइम नहीं दिया गया। जो समय सीमा तय की गई वो काफी नहीं है। इस मामले में बहुत सारे तथ्यों और कानूनी पहलुओं को कोर्ट के सामने रखना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई का यह 38वां दिन था। राजीव धवन और हिंदू पक्षकारों के वकील CS वैद्यनाथन दोनों ने लिखित दलीलें कोर्ट को दी। मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कोर्ट में कहा, इस बात के कोई सबूत नहीं दिए गए कि केंद्रीय गुम्मद के नीचे ही राम का जन्म हुआ। गुम्मद के नीचे राम जन्म होने और श्रद्धालुओं के वहीं पर फूल प्रसाद चढ़ाने का भी कोई दावा सिद्ध नहीं हुआ। कभी भी मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, वहां लगातार नमाज होती रही थी। गुम्मद के नीचे राम जन्म होने और श्रद्धालुओं के वहीं पर फूल प्रसाद चढ़ाने का भी कोई दावा सिद्ध नहीं हुआ। कभी भी मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, वहां लगातार नमाज होती रही थी। उधर हिंदू संतों ने कोर्ट से दीपावली के मौके पर राम जन्मभूमि में दिए जलाने की अनुमति मांगी है, जबकि अयोध्या में 10 दिसंबर तक के लिए धारा 144 लगा दी गई है, ताकि अगर फैसले से कुछ असर होता है तो उसे संभाला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। खबर की खबर यह कि अयोध्या मामले में फैसले के काउंटडाउन के साथ ही सुरक्षा एजेंसियां भी चौकस हैं। दिल्ली से अयोध्या तक हलचल तेज है। अयोध्या में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जैसा आपने देखा, अदालत ने भी सुन्नी वक्फ बोर्ड और संतों की सुरक्षा के निर्देश दे दिए। आ रही है फैसले की घड़ी। अयोध्या में हो गई सुरक्षा कड़ी। चप्पे चप्पे पर पुलिस वाले तैनात। जश्न मनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद बेताब है। सड़कों पर लगी बैरिकेडिंग और उसके इर्द गिर्द खड़े पुलिस वाले। ये नजारा अयोध्या की उस सड़क का है जो विवादित स्थल यानी राम जन्मभूमि की ओर जाती है। और ये सुरक्षा हर रोज से ज्यादा इसलिए है क्योंकि फाइनल फैसला आने से पहले अयोध्या के डीएम ने पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी है। प्रशासन को आशंका है कि फाइनल फैसले से अफवाहों का बाजार एक बार फिर गर्म हो सकता है और अयोध्या एक बार फिर सुलग सकती है। इसीलिए अयोध्या शहर में 12 अक्टूबर से 10 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है। अयोध्या का छावनी बनना कोई नई बात नहीं है। 1992 से लेकर अब तक कई बार अयोध्या शहर ने इस तरह की सुरक्षा देखी है, इस तरह की सख्ती झेली है, लेकिन इस बार की सख्ती थोड़ी तनाव भरी है। हालांकि स्थानीय लोग किसी तरह की अनहोनी से इनकार कर रहे हैं। फाइनल फैसले से पहले माहौल को गर्म करने की शुरुआत भी हो चुकी है। वीएचपी ने राम जन्मभूमि परिसर में दीपोत्सव मनाने की इजाजत प्रशासन से मांगी, जिसको स्थानीय प्रशासन ने तो खारिज कर दिया, लेकिन वीएचपी दीपोत्सव मनाने पर अड़ी हुई है। सूत्र बता रहे हैं कि वीएचपी ने तय किया है कि वो दीपोत्सव के लिए हिंदू पक्षकारों के जरिए सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांगेगा, लेकिन विश्व हिंदू परिषद की इस मांग पर मुस्लिमों को एतराज है और वो इस मांग को माहौल खराब करने की साजिश बता रहे हैं। दिवाली क्यों नहीं होनी चाहिए जब सारा विश्व राम के अयोध्या आगमन के आनंद में दिवाली मनाता है, प्रकाशित हो जाता है, तो स्वयं राम का मंदिर भी प्रकाशित क्यों नहीं होना चाहिए? वहां तो पूजा पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कुछ दीपों पर भी प्रतिबंध नहीं। वहां के बड़े संत महंतों ने ये सोचा कि इस बार दिवाली मंदिर में भी भव्यता से मनाई जाए। उन्होंने सोचा, इसलिए विश्व हिंदू परिषद उनकी अनुगामी है। इसके बारे में अगर कोर्ट में कोई पक्ष एप्लीकेशन लगाता है तो अच्छा होगा और कोर्ट जैसा निर्णय करेगी उतना भर हम इस बार करेंगे। देखिए, पूरी दुनिया को मालूम है कि ये मामला सब जुडिशियल है और अभी इस मामले की सुनवाई चल रही है
और 2.77 एकड़ जमीन पर जो विवाद है उस पर अभी हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से स्टे ऑलरेडी है। तो अगर इस तरीके की बेजा गुफ्तगू की जाती है और तमाम तथ्यों को और हकीकतों को जानने के बावजूद भी इस तरीके की कोई पिटीशन या इस तरीके का कोई निवेदन किया जाता है जिला इंतजामिया से, तो ये जानबूझकर एक मुद्दे को हवा देना और मुझे लगता है कि चिंगारी को फैलाना होगा। इसलिए कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस बात में सक्षम ही नहीं है कि वो वहां पर किसी भी इबादत या किसी भी पूजा की अनुमति दे। विश्व हिंदू परिषद को विवादित परिसर में दीपोत्सव की इजाजत मिलेगी या नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। लेकिन 26 अक्टूबर को पूरा शहर दीपों से जरूर जगमगाता हुआ नजर आएगा और दीपोत्सव के लिए प्रशासन ने कमर भी कस रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सवाल यह है कि क्या वोट के लिए नेता किसी भी हद तक जा सकते हैं? कब तक नेता अपने फायदे के लिए दो संप्रदायों के बीच नफरत का जहर बोते रहेंगे? ये सवाल इसलिए है क्योंकि ताजा मामला है असदुद्दीन ओवैसी का, जिन्होंने विपक्ष पर हमले की आड़ में हिंदू पूजा पद्धति का मजाक उड़ाया। हरी मिर्ची नींबू ठीक है, ले जाके रख दो बॉर्डर में, कुछ होता क्या? क्या ओवैसी ने हिंदू धर्म पर नफरत का नींबू निचोड़ा? फाइटर एयरक्राफ्ट के टायर के आगे फ्रांस के दो बड़े बड़े नींबू रखे गए, दो बड़े बड़े नींबू रखे गए। क्या ओवैसी ने हिंदू पूजा पद्धति का मजाक उड़ाया? कितने? राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी भोला क्या क्या कितने भाई? हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का राफेल से क्या है नाता? हम उद्धव ठाकरे से पूछना चाहते यूनिफॉर्म सिविल कोड के माने क्या है? जरा लिख दो, कल सामना अखबार में चैलेंज कर रहा हूं। छोड़ दीजिए, ये बड़ा पटाखा है, वो छोटे हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी चुनाव प्रचार करने मुंबई पहुंचे। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भड़ास निकाली, लेकिन राफेल के नींबू से इस कदर नाता जोड़ा कि सियासी गलियारों में नया विवाद शुरू हो गया। शिवसेना के सदर ने ये कहा कि हम अमित शाह से बोलते हैं कि हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाए। हम उद्धव ठाकरे से पूछना चाहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के माने क्या है? जरा लिख दो, कल सामना अखबार में चैलेंज कर रहा हूं। छोड़ दीजिए, ये बड़ा पटाखा है, वो छोटे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के माने लिख दो आप कल आपके अखबार में, काला कर दो अखबार को। हमारे वजीर दिफा फ्रांस गए, एक ईसाई मुल्क, वहां से हमने फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदा रफायल, और जब नया एयरक्राफ्ट लेने के लिए गए तो हमको मीडिया के जरिए मालूम हुआ कि फाइटर एयरक्राफ्ट के टायर के आगे फ्रांस के दो बड़े बड़े नींबू रखे गए। और अब हम आपको पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रेमी भारत के नेताओं का को आईना दिखाने वाली एक रिपोर्ट दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक।